हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, या फिर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, क्यों हमें हीमोग्लोबिन को मेज़र करने की ज़रूरत पड़ रही है, या कैसे हम जानेंगे कि पर्सन का हीमोग्लोबिन कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हीमोग्लोबिन जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल H और स्मॉल b से, ये उसका इंडिकेशन साइन होता है हीमोग्लोबिन का। हम सभी को ये चीज मालूम है। हीमोग्लोबिन एक्चुअली में होता क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ आरबीसी। किस पे? सरफेस ऑफ आरबीसी पे। आरबीसी की जो सरफेस है हमारे ब्लड में, आरबीसी क्या है? अब चलिए थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। आरबीसी क्या है? हमारा ब्लड सेल है, ब्लड सेल का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड सेल। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या होती है? ये तीनों क्या होते हैं? सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ब्लड के। उन्हीं में से आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है एक प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम होता है हीमोग्लोबिन। ओके, अब ये हीमोग्लोबिन कहाँ से आता है? हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारे लीवर में। लीवर में इसकी साइकिल चलती है। ये दो जगहों पे बनते हैं यहाँ पे लीवर में है। उसके बाद ये ट्रेवल करके जाते हैं हमारी रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में ये आरबीसी के पास जाकर वहां पे ये बाइंड हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आरबीसी। ये दोनों चीजें हमारी बॉडी में हमेशा बैलेंस होती हैं। अगर आरबीसी का काउंट कम होता जा रहा है तो हीमोग्लोबिन का भी काउंट कम होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन फ्री फॉर्म में ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। उनको अपने लिए एक ट्रांसपोर्ट की जरूरत या एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है, और वो व्हीकल्स क्या है? उसके लिए आरबीसी है। ये लीवर में फॉर्म्ड हो रहे हैं, लीवर में हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन हमारी प्रोटीन होती है, हीम जो है वो क्या है? पोर्शन है आयरन का। ये एक आयरन प्लस प्रोटीन, आयरन प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सरफेस ऑफ आरबीसी पे। इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की अगर बात की जाए, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन सिंपल होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कैरियर है। खुद तो जरूरत पड़ रही है कैरियर की, बट ये भी एक कैरियर है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। और सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही नहीं, बॉडी में हमारी जितनी भी गैसेस डिफ्यूज होती हैं, गैसेस ट्रेवल करती हैं, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ही करती हैं। चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, या फिर वो सल्फर गैस हो, HH2 हो, सल्फर हो, कुछ भी गैस हो, साइनाइड हो, मिथाइल हो, कोई भी चीज हो, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, और बाइंड होने के साथ वो आरबीसी की सरफेस पे अडेयर होके मूव करती है। आरबीसी की सरफेस पे चिपक जाएगी और फिर फ्री फॉर्म में वहां पे वो ट्रेवल करेगी। तो ये तो इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो रहा है लीवर में इन द फॉर्म ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन। हीम उसका आयरन पोर्शन है, ग्लोबिन उसका प्रोटीन पोर्शन है। ये दोनों कंबाइंड होके रेड बोन मैरो में जाते हैं, रेड बोन मैरो। उस बोन मैरो में जाके ये आरबीसी पे स्टिक हो जाते हैं, और उसके बाद जब आरबीसी हमारी ब्लड में मिक्स होने आती है, आरबीसी प्रोड्यूस होके ब्लड में आती है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये ब्लड वेसल्स हैं। अब इस ब्लड वेसल में हमारा प्लाज्मा भी मूव कर रहा है। प्लाज्मा है जो कि एक लिक्विड स्टेट है। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड है। उसके बाद जो ब्लड सेल है वो क्या है? सॉलिड है। तो अगर किसी लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स जितना ज्यादा मिलाते जाएंगे, वो चीज उतनी ज्यादा कंसंट्रेटेड और गाढ़ी होती जाएगी। ठीक उसी जगह अगर उस लिक्विड से हम उस सॉलिड पार्टिकल्स को हटाते जाएं, कम करते जाएं, तो वो ब्लड क्या, मतलब वो लिक्विड क्या हो जाएगा? डाइल्यूटेड और पतला हो जाएगा। तो सेम चीज हमारे ब्लड के साथ भी होती है।
प्लाज्मा तो लिक्विड पोर्शन है, जितना हम वाटर इनटेक करेंगे, जितनी हम लिक्विड चीजें डाइट लेंगे, वाटर वो ब्लड में उतना लिक्विड प्रेजेंट रहेगा, बट कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए उतने ही सॉलिड पार्टिकल्स का होना भी जरूरी है। और वो सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, हमारी ब्लड सेल्स हैं। अब उन ब्लड सेल्स में कौन कौन सी है, हमारी है WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये 3 मेन टाइप की होती है। अब इनमें से हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं RBC पे, ठीक। तो सपोज ये प्लाज्मा है, उसके बाद अब यहाँ पे कुछ WBC सेल्स भी ट्रेवल कर रही हैं, ये हमारी WBC है, नंबर्स ऑफ WBC सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारी कुछ प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स हो गई, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पर आती हैं हमारी RBC, RBC भी इसी में है। तो ये RBC आ कहाँ से रही हैं, ये RBC आ रही हैं बोन मैरो से। हमारी WBC और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में ही होता है, बट यहाँ हम लोग सिर्फ RBC की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन देखना है। तो एक जगह हमारा लीवर है, फिर लॉन्ग बोन में बोन मैरो प्रेजेंट होती है, बोन मैरो में हीमोपोइसिस प्रोसेस हो रही है, हीमोपोइसिस प्रोसेस हो रही है, उस हीमोपोइसिस के थ्रू ब्लड सेल्स बन रही हैं, लीवर में हमारा हीमोग्लोबिन बन रहा है और ये हीमोग्लोबिन वहां पे जाके मिक्स हो रहा है, और यहाँ से जो RBC आ रही है फ्लैट होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इलोंगेटेड फ्लैट, चपटी हुई फ्लैट होती है। फ्लैट सरफेस की वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन अटैच हो सकती हैं इसमें। जैसे ही बोन मैरो से निकलती है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन आके बाइंड हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन बाइंड हो जा रहा है, और हीमोग्लोबिन के बाइंड होते ही यह जब हमारे ब्लड में जाके डिफ्यूज होने लगती हैं, तो इन्हीं पे जा कैरियर हो जाते हैं हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बेसिकली। अब यहाँ पर रेंज देखते हैं, रेशियो देखते हैं, एक RBC पे मिलियंस हीमोग्लोबिन होती हैं, ठीक है, एक RBC पे मिलियंस हीमोग्लोबिन होती हैं। एक हीमोग्लोबिन पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, 4 बॉन्डिंग होती है उसकी फ्री, जिसमें से ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। तो अब हम यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक RBC पे कितने ऑक्सीजन होते होंगे, मिलियंस, 4 मिलियंस ऑक्सीजन होते हैं, ठीक। अब जब यही RBC बॉडी में कम होने लगेंगी, इनका प्रोडक्शन कम होने लगेगा, या फिर हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम होने लगेगा, या ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से सारी की सारी सेल्स लॉस हुई है बट RBC भी उसमें लॉस हुई है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे जो हीमोग्लोबिन काउंट है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा या लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जो भी चीजें हैं, ठीक, डिक्रीज हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन काउंट अगर डिक्रीज हो रहा है, लो हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस चीज को हमें एनालाइज करना है, उसको टेस्ट करना है, डिटेक्ट करना है कि क्या सच में हीमोग्लोबिन काउंट कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की। अब वो एस्टिमेशन हम करते हैं, उसके लिए 3 पैथोलॉजिकल मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है साहिल्स मेथड, दूसरा मेथड होता है कैलोरीमेट्री मेथड, तीसरा मेथड होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। ये तीनों टेस्ट को हम लैबोरेटरीज में परफॉर्म करते हैं, एक सुपरविजन के अंडर परफॉर्म करते हैं, कॉलेज में लैब में भी परफॉर्म करते हैं, बट ये सारे परफॉर्म हमें घर पे नहीं करने हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की या कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट नहीं है, बट स्टिल अपनी प्रिकॉशन के लिए हमें ये सारे टेस्ट घर पे नहीं करने हैं। इनके लिए स्पेसिफिक लैब होती है, मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उन इक्विपमेंट्स के थ्रू हम हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो साहिल्स मेथड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड होता है लैबोरेटरीज के लिए, कॉलेज डेमो के लिए और सीखने के लिए। साहिल्स मेथड में क्या होता है, साहिल्स apparatus होता है, उस apparatus में हमारे
साहिल्स मेथड के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली कंपेरेटर। एक कंपेरेटर होता है जिसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं। उसके बाद माइक्रो पिपेट होता है, ग्लास रॉड होती है, ठीक है। उसके अलावा ट्यूब होती है, माइक्रो ट्यूब होगी। ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेटिकली फिर ऑपरेटस की हमें इतनी ज़रूरत पड़ती है। केमिकल्स की अगर बात करें तो N/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की ज़रूरत पड़ती है। EDTA इथाइल डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड EDTA की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारा सैंपल है। क्या है? सैंपल है। और थोड़ा सा वाटर। वाटर क्यों? चीज़ों को क्लीन और साफ करने के लिए। इसके अलावा निडल भी होती है, कॉटन भी होता है। कॉटन हो गई, निडल हो गई, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। सो ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? सबसे पहले जिस एरिया से हमें ब्लड सैंपल लेना है उसको क्लीन करते हैं, स्टेराइल करते हैं कॉटन और स्टेराइज की वजह से मदद से। उसके बाद वहाँ से हम अपना ब्लड सैंपल लेते हैं बाय इंजेक्शन के थ्रू, निडल्स के थ्रू। ब्लड सैंपल लेने के बाद हम उस सैंपल को EDTA ट्यूब में मिक्स करते हैं। EDTA ट्यूब उसमें इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ब्लड क्लॉट ना कर जाए, उसका क्लॉटिंग ना हो जाए, मतलब थक्का ना जम जाए। इस वजह से हम उसको किस में रखते हैं? EDTA सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप N/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का यूज करते हैं। पिपेट की वजह मदद से हम उसमें धीरे धीरे EDTA के साथ ब्लड सैंपल को मिक्स करने के बाद HCl डालते हैं और HCl डालने के बाद उसको शेक करते हैं। शेक करने के बाद जो हमारे पास कंपेरेटर होता है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो कंपेरेटर में हम उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर उसको कंपेयर कर लिया। ये हमारा कंपेरेटर है। यहाँ पे 3 सेगमेंट्स होते हैं, एक ऑलरेडी कलर्ड होता है और यहाँ पर हम अपना सैंपल प्लेस करते हैं। सैंपल प्लेस कर रहे हैं। अब इस सैंपल को हम तब तक डाइल्यूट करते जाएंगे जब तक हमारे सैंपल का कलर इस कलर से मैच ना हो जाए। कलर दोनों का, तीनों का कलर सेम हो जाएगा। यहाँ पर तीनों का कलर सेम हो जाएगा। सपोज उसके पहले वो ग्रीन कलर में था या फिर वाइट था, डार्क रेड था, इनिशियली पिंक था, तो तब तक हमें उसको डाइल्यूट करना है जब तक ये कलर हमारा मैच ना होने लगे। और जिस रेंज पे ये मैच होगा यहाँ की रीडिंग हमें मेजर करनी है। यहाँ पे ग्राम पर DL में जो यूनिट्स लिखी होती हैं, ठीक, वो यूनिट को हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो नंबर क्या है। अगर वो नंबर 12 है दैट मीन्स 12 ग्राम पर DL उस सैंपल का हीमोग्लोबिन है। इस तरह हम उसको असिस्ट करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज हमारी बॉडी में कितना है। ठीक, अब उसके बाद ये देखते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होती है हीमोग्लोबिन की, क्योंकि जब तक हमें उसकी रेंज नहीं पता होगी हम ये बता नहीं पाएंगे कि हीमोग्लोबिन का जो नंबर आया है वो ज़्यादा है, कम है या फिर वो एक्यूरेट है। सो यहाँ पे जो रेंज होती है वो सब में अलग अलग होती है। मेल, फीमेल, प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट्स, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं। ठीक, मेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे 13.5 से लेकर के 17.5 ग्राम पर DL होता है। यूनिट हमें हमेशा याद रखनी है। यूनिट अगर गलत हो गई तो वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। उसके बाद फीमेल्स की बात की जाए तो फीमेल्स में 11 to 15 ग्राम पर DL होता है। प्रेग्नेंट वुमेन की बात की जाए तो वो 10 to 13 ग्राम पर DL होता है। इन्फेंट्स जो तुरंत न्यूबॉर्न बेबी हैं 15 to 21 ग्राम पर DL होता है। अब अगर हमारा जो टेस्ट सैंपल हमने लिया था उस सैंपल की जो नंबरिंग है
कंपेरेटर के बाद कंपेयर करने से हमने देखा कि जो रेंज है, जो वैल्यू आ रही है, अगर वो स्पेसिफिक इस रेंज के अंदर है, दैट मीन्स उसका हीमोग्लोबिन एक्यूरेट है। बट अगर इस रेंज से वो नॉर्मल कम आ रही है, हमारा रेंज ज़्यादा है, नंबर कम है, दैट मीन्स उस पर्सन में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। अब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी क्या इंडिकेट कर सकती है? या तो वो पर्सन एनीमिक है, उसके अंदर एनीमिया है, दैट मीन्स उसकी आरबीसी या तो सिकिल सेप की हो रही है, या आयरन की डिफिशियंसी हो रही है, इनटेक खाना खाने में आयरन की कमी हो रही है, या बॉडी में प्रोटीन्स का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इनटेक आउटपुट कम हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एस्टिमेशन हम हीमोग्लोबिन का करते हैं। साथ ही साथ आरबीसी का भी डिटेक्शन करते हैं। आरबीसी की सरफेस पे एंटीजेंस देखते हैं कि कोई ब्लड ग्रुप देने लेने वाला है तो उसका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए हम आरबीसी का भी यूज़ करते हैं, उसमें अलग एंटीजेंस होते हैं। उस एंटीजन के थ्रू हम ये डिटेक्ट करते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो कंपैटिबल है लेने देने के लिए। या अगर कोई पर्सन अपना ब्लड डोनेट करना चाहता है सिर्फ, तो उसका अगर हीमोग्लोबिन रेंज में है तभी वो पर्सन एबल होगा ब्लड डोनेट करने के लिए। अगर खुद उसके अंदर हर चीज़ की डेफिशिएंसी है तो वो एबल नहीं है अपना ब्लड को डोनेट करने के लिए, भले ही वो किसी को भी दे। बट अगर रेंज है ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप की बात नहीं है, अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है द पर्सन का ब्लड हम ले सकते हैं फॉर फर्दर यूज़ के लिए, डोनेशन के लिए। बट अगर रेंज के कम है तो हम उसका ब्लड ग्रुप वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा आज का एक टॉपिक था, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कि ऑनलाइन टेक्निक से हम ये देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन को थ्योरेटिकली हम कैसे सीख रहे हैं एस्टिमेट करना। जल्दी ही इसकी एक आपको डेमो क्लास भी मिलेगी कि और आसानी से हम देख कर सीख सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते जब थ्योरी रटती नहीं है तो चीज़ें देख कर ही याद हो जाती है। सो ये उसी का एक प्रोसेस था, एक तरीका था आप लोगों तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।